तो सभी को नमस्कार। देखिए, मेरा बहुत ज़्यादा अध्ययन और बाकी सारी चीज़ें तो रही नहीं हैं, तो उस तरह से तो बातचीत नहीं होगी। और ये अच्छा था कि कल जब मुझे बताया गया कि आज बोलना क्या है, तो सबसे बढ़िया ये चीज़ रही कि बोलना कुछ नहीं है भाई, आपकी लाइफ जर्नी बतानी है। तो मैंने कहा वो तो बोला जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं शुरू करता हूँ वहीं से। और दूसरी सबसे बड़ी अच्छी बात ये रही कि एकदम नया नहीं हूँ इस परिवार के लिए। बहुत सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, नीचे भी और मंच पे भी, जो जीविका आश्रम आ चुके हैं। तो जो मैं नहीं बोल पाऊँगा तो वो सारे लोग बोल सकेंगे। देखिए, मैं जबलपुर मध्य प्रदेश का एक बड़ा महत्वपूर्ण शहर है, तीसरा बड़ा शहर के रूप में आता है। तो मेरी अपब्रिंगिंग, मेरा जन्म, मेरी अपब्रिंगिंग, लालन पोषण सब वहीं हुआ। और एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। तो हमारे यहाँ जब ये हुआ कि पढ़ाई वढ़ाई तो है, तो जिस समय मैं पढ़ रहा था तो उसी समय नवोदय विद्यालय स्टार्ट हुए थे। सो नवोदय विद्यालय में पहला बैच चालू हो रहा था। और मेरा क्योंकि पढ़ाई में ठीक ठाक था, पहली बार वो रिटन टेस्ट और बाकी सारी चीज़ें थी, तो उसमें सिलेक्शन हो गया। तो वहाँ 7 साल एक अलग तरह का गुरुकुल था, इस तरह का गुरुकुल तो नहीं था, लेकिन वो भी एक इसी तरह से छात्रावास उसमें ज़्यादा है कंपोनेंट, छात्रावली वाला जो कंपोनेंट है, बट एक स्ट्रक्चर्ड लाइफ। सुबह 4 बजे से उठना, 4 बजे से लेके बाकी सारी चीज़ें करना, और फिर रात्रि 10 बजे तक के विश्राम तक का समय पूरा अनुशासित जीवन पद्धति में रहा है। उसके बाद फिर मैं जबलपुर में ही एक कॉलेज है, वहाँ पढ़ाई हुई। और उस पढ़ाई के बाद फिर आनंद में एक कॉलेज है, इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट, तो वहाँ पढ़ाई हुई। और जब वहाँ पढ़ाई चल रही थी, बाकी सारी जगह भी, क्योंकि मेरी वो नवोदय स्कूलिंग थी, तो वो भी पूरी तरह से गवर्नमेंट फंडेड थी। साइंस जो कॉलेज में पढ़ाई मैंने बीएससी की, वो भी बहुत लार्जली सब्सिडाइज था। और फाइनली जो इरमा की पढ़ाई हुई, तो वो भी बहुत ज़्यादा सब्सिडाइज थी। तो ये हुआ था पिताजी के साथ बातचीत में कि भाई मैं किसी एक बच्ची को पढ़ा सकता हूँ, यदि तुम पढ़ रहे हो तो छोटे भाई की जिम्मेदारी तुमको लेनी पड़ेगी। तो मैंने कहा बढ़िया, ये तो अच्छी बात है। और सौभाग्य था कि जिस तरह के कॉलेज में गए, तो जो सर बात कर रहे थे, राजू सर, कि सबसे पहले हमको वो तो देखना है, आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने की जो बात है, वो बहुत महत्व की बात है। और ये बात रविंद्र सर, मैं आगे बात करूँगा तब भी आएगी ये चीज़ें, तो ये बहुत ही महत्व की चीज़ होती है। तो कुछ शुरुआती के 3-4 साल हमने नौकरी की अलग अलग जगहों पे, और उसमें सब काम होते चले गए। घरे छोटे भाई की पढ़ाई है, बाकी सारी चीज़ें हैं, तो अब तो फिर सारे लोग सेटल हो गए। और जब पहली मेरी नौकरी हुई, वो मेरी उड़ीसा में थी। और सौभाग्य था कि उड़ीसा में बहुत ग्रामीण इलाके, रूरल मैनेजमेंट की पढ़ाई की हुई थी, तो ग्रामीण इलाकों में ही वो सारी काम धाम भी थे, उसमें हुई। दूसरी मेरी नौकरी थी, वो बड़ी महत्व की नौकरी निकली। वो थी तो वर्ल्ड बैंक की नौकरी, वर्ल्ड बैंक का कोई प्रोजेक्ट था, उसके माध्यम से हम लोग काम कर रहे थे। लेकिन जिस जगह मेरी पोस्टिंग थी, उस जगह का नाम था आदिलाबाद। और आदिलाबाद वो जगह थी जहाँ मुझे मेरे गुरुजी मिले। रविंद्र शर्मा जी का नाम आप लोगों ने सुन रखा होगा, बहुत सारे लोगों ने। श्री रविंद्र शर्मा, लोग उनको गुरुजी के नाम से ही जानते थे। निकनेम जैसा गुरु जैसे उस तरह का नहीं था, लेकिन उनका निकनेम जैसा था गुरुजी। लेकिन उन्होंने अपने पूरा नाम सार्थक किया। तो उनसे मुलाकात हुई वहाँ पर। हम लोग मैं ज़्यादा तो नहीं रहा उस समय, लगभग 8-9 महीने ही रहा वहाँ आदिलाबाद में। लेकिन उस दौरान उनके साथ धीरे धीरे जो संबंध बने, वो पारिवारिक संबंध बने, और फिर धीरे धीरे कब वो गुरु शिष्य वाले संबंध में परिवर्तित हो गए, वो पता ही नहीं चला। तो ये बहुत ही इस तरह से नहीं रहा कि बहुत ही कि नहीं भाई आज हमने तुमको दीक्षा दी है और ये हो गया है, उसके बाद से आप आ रहे हैं, या आप विद्यालय में कहीं पढ़ रहे हैं। उनका वहाँ कलाश्रम नाम से एक संस्थान तो नहीं बोलना चाहिए, वो घर ही है, वो परिवार जो है, उस परिवार का नाम, जो आप लोग अपने घर का नाम रखते हैं ना, कहीं आशीर्वाद है, कहीं कुछ प्रतीक्षा है, कहीं कुछ तरह के नाम है, ऐसे उनके घर का नाम कलाश्रम था। तो वो रविंद्र शर्मा जी की पढ़ाई बहुत अलग अलग तरह से हुई, लेकिन मुख्य पढ़ाई और रुचि जो उनकी थी, कलाओं के प्रति बहुत ज़्यादा थी। तो कलाओं के माध्यम से फिर उन्होंने पूरी समाज व्यवस्था को समझा, कला कारीगरी, और फिर उसके माध्यम से समाज व्यवस्था को समझना। तो वो उनका कलाश्रम में हमने देखा, समझा, पढ़ा। तो लगभग 8-9 महीने हम लोग आदिलाबाद में थे। उस दौरान मेरी ख्याल से 8 या 10 बार 15 बार उनसे मुलाकात हुई होगी, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए। ऐसा बहुत लंबा समय नहीं रहा, लेकिन वो कुल मिला के 10, 12, 15 दिनों की जो मुलाकात रही, उसने मेरे जीवन पे बहुत ज़बरदस्त प्रभाव छोड़ा।
तो संबंध उनसे ऐसे बन गया कि जब मैं वहाँ से ट्रांसफ़र होकर वापस अपने जबलपुर में आया तो उनके पुत्र जो थे वो हमारे साथ 8-10 लोग और भी आए ऐसे घूमने के लिए, चलो नर्मदा नदी को नहा के आएंगे तो उसके पुत्र भी हमारे साथ आए थे। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे ये लगा कि नहीं, गुरुजी के काम को करना चाहिए। तो एक चीज़, बड़ी महत्व की चीज़ उन्होंने बताई। तो उन्होंने रोका मुझे, मैंने कहा मैं नौकरी वोकरी छोड़ के आपके पास आके कुछ करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, या आपके पास नहीं भी तो सही तो दूसरी जगह करना चाहता हूँ। तो उनका कहना एकदम वही था जो राजू साहब कह रहे थे अभी, कि भाई आर्थिक रूप से पहले अपने आप को क्या बोलते हैं, स्वावलंबी होना। यदि आप आर्थिक रूप से स्वावलंबी नहीं है, क्या है, किसी समय में हमारे समाज में जिस तरह से रहा है, हमारे को जब आपकी ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी, गांव हुआ करते थे, तो कुछ ऐसे 2-4 पागल लोग भी निकल जाते तो चिंता नहीं होती थी किसी को। उनके घर परिवार का उनका भरण पोषण और उनके घर परिवार का भरण पोषण भी आराम से हो जाता था। लेकिन आज का जो समय है उसमें ये बड़ी दिक्कत की चीज़ है। ये बड़ी मतलब विडंबना जिसको कहना चाहिए हमारे आज के समाज की है कि हर आदमी को कमाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आज एक रूप में तो ये स्वतंत्रता दिख रही है लोगों को, लेकिन ये मजबूरी भी है। यदि हम नहीं कमाएं, हमारे बच्चे जो थोड़ा कोई वेद पाठी पढ़ना चाहता है, कोई पहलवान बनना चाहता है, कोई कवि बनना चाहता है, कोई लेखक बनना चाहता है, कोई चित्रकार बनना चाहता है, कोई और इस तरह के कामों में करना चाहता है, समाज व्यवस्था के समाज के लिए कुछ काम करना चाहता है, तो आज हमारे पास ये ऑप्शन बहुत लिमिटेड है। और लिमिटेड खासकर इस सेंस में क्योंकि उनकी आर्थिक स्वच्छंदता बड़ी संकट में है। तो कभी हमारे यहाँ जब जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, घर परिवार बड़े होते थे, कुटुंब हुआ करते थे और गांव पूरा इतना बड़ा होता था, तो ऐसे 2-4 लोग निकलते भी थे तो उनका पालन भरण पोषण या तो परिवार कर लेता था, या परिवार नहीं कर पाता था तो गांव करता था। गांव में एक तरह की जो पूरा धान्य होता था, इस तरह के लोगों के लिए निकाला जाता था। विधवाएं हैं, विद्वान जितने तरह के विद्वान हैं, इतने सारे तरह के, कोई संगीत में विद्वान हो सकता है, कोई गीत में मत विद्वान हो सकता है, लेखक हो सकता है, कवि हो सकता है, पहलवान हो सकता है, ये जितने भी जो रेगुलर हमारे और इसीलिए तो ये सब देख रहे हैं ना हम लोग कि यहाँ रैदास होते थे, रैदास हुए हमारे यहाँ, कबीरदास हुए, तुलसीदास हुए, इनको अपने रोजगार की चिंता कभी नहीं गई। रोजगार करते करते भी ये सब काम होता चला गया, और जहाँ पे रोजगार छूटा तो भी वहाँ पे घर परिवारों ने उस तरह की उनका भरण पोषण किया। तो उनका ये आग्रह था कि हम पहले अपनी आर्थिक स्वच्छंदता को निश्चित करें, सुनिश्चित करें। और वो आर्थिक स्वच्छंदता आपकी होती है बहुत बढ़िया। एक वो उनके गांव की परिभाषा ही बहुत बढ़िया हुआ करती थी। वो बताते थे कि जहाँ सबके आहार की सुरक्षा और सबके गौरव की व्यवस्था, ये दोनों चीज़ जरूरी है। आहार, फूड सिक्योरिटी जिस सेंस में हम लोग आज बोल रहे हैं, लेकिन उस सेंस में फूड सिक्योरिटी नहीं जैसे आज बोल रहे हैं। तो आहार का मतलब उनके यहाँ था रोजगार की सुरक्षा। तो जिसकी आहार की सुरक्षा और गौरव की व्यवस्था, कि हर कोई काम क्यों करता है, कोई भी काम, जब उसमें रोजगार आए, उसमें उसको जीवन पोषण भरण पोषण के लिए उसको मिल सके और उसमें उसको गौरव मिल सके। ये दो चीज़ जहाँ पर हैं वो कोई भी आदमी वो काम करेगा। तो ये पूरी व्यवस्था करने वाले लोग जो हमारे जिस तरह का होता था वो गांव कहलाता है, ये उनकी डेफिनेशन में ही आता है। तो उनका ये आग्रह था कि उस चक्कर में कि हम आर्थिक रूप से पहले देखें, अपने आप को निश्चिंत करें और फिर उसके बाद बाकी हिसाब काम करें। उस चक्कर में 4-6 साल मैंने और जगह अलग अलग जगह काम किए, नौकरियाँ की, संस्थाएं बनाई, कंपनियाँ बनाई, उसमें कंसल्टेंसी की, दिल्ली में रहा, गुड़गांव में रहा, बहुत सारी अलग अलग जगहों पर रहा। तो ये 4-6 साल चला। लेकिन ये सारी चीज़ें एक समय तक सौभाग्य था मेरा कि बहुत जल्दी उन सब से एक्सपोजर भी हो गया, और जिन चीज़ों के लिए निश्चिंत करना चाह रहे थे गुरु, वो सारी निश्चिंतता भी आई। और 34-35 साल की उम्र में मैं ये सारी चीज़ छोड़ के फिर से गुरु जी के पास आ गया। तो 2011-12 में मैंने अपनी नौकरी वोकरी सब छोड़ के, 35 साल की उम्र लगभग रही होगी उस समय, मैं फिर से रविंद्र शर्मा जी के पास आया और उनके साथ 4-5 साल हम पूरे भारत में भ्रमण किया। तो अलग अलग जगहों, पहले गुरुजी जाया करते थे लेकिन बहुत कम जगह, साल में 1-8 बार कहीं गए तो गए बाहर, और आसपास तेलंगाना में, हैदराबाद ज़्यादा तक जाते थे। लेकिन उसके बाद उनके साथ पूरा भारत भ्रमण हुआ और बहुत बार उनकी बातें सुनी, देखी, समझी, लोगों के रिएक्शंस देखे, समझे। और फिर उसके बाद 2014-15 में जबलपुर के पास एक गांव है इंद्राना, लगभग 30 किलोमीटर दूर, वहाँ हमने जीविका आश्रम की स्थापना की। और वो जीविका आश्रम भी मतलब वो भी ठीक कलाश्रम की तरह से एक घर ही है, ये कोई संस्था या रजिस्टर्ड एंटिटी नहीं है, तो वो घर ही है।
बस यही है कि घर थोड़ा बड़ा है तो छोटा सा कैंपस है, प्रकृति के बीच में स्थित है, वहाँ 2-3 चीज़ों पे ज़्यादा काम होता है। गुरुजी बहुत बात एक किया करते थे, अपने काम को बताने के लिए वो बताते थे कि आज के समय में एक अलग तरह की स्थिति है। पुराणों में एक कहानी आती है, अक्सर सुनाया करते थे कि प्रलय आने वाली थी। लोगों को पता चला कि प्रलय आने वाली है, तो जल्दी जल्दी जो ऋषि मुनि थे उस समय के, उन्होंने जल्दी जल्दी सारी चीज़ों का बीज इकट्ठा किया और एक नाव में चढ़कर बैठ गए। क्योंकि वो प्रलय जल प्रलय थी और नाव दिव्य नाव थी, ऋषियों की बनाई विशाल नाव थी। तो प्रलय आई, धरती डूब गई, लेकिन नाव उसमें बह निकली उस पूरी प्रलय में। और फिर जब कई हजारों लाखों सालों के बाद जो प्रलय शांत हुई, तो उन्हीं बीजों से फिर से सृष्टि की गई। तो गुरुजी का कहना है कि आज भी एक प्रलय आई है, जहाँ हमारा भारतीय ज्ञान, विज्ञान, परंपराएं, सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाज, ये सारे नष्ट होने वाले हैं। तो विकास के नाम की जो प्रलय है, पाश्चात्य विज्ञान के नाम की जो प्रलय है, आधुनिकता के नाम की जो प्रलय है, उसमें यहाँ का ये सारा कुछ बचेगा नहीं। तो हमको भी जल्दी जल्दी सारी चीज़ों का बीज इकट्ठा करना चाहिए, जो ठीक जो पूर्ण प्रमति जो काम कर रहा है, परंपरा बीज रक्षा, उस तरह से हम अपनी व्यवस्थाओं के बीज, जितनी भी सारी व्यवस्थाएं हमारी हैं, शिक्षा की व्यवस्थाएं क्या हैं, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं क्या हैं, ग्राम की व्यवस्थाएं क्या हैं, अतिथियों की व्यवस्थाएं क्या हैं, कुटुंब की व्यवस्थाएं क्या हैं, जल की व्यवस्था क्या है, जंगल की जमीन की व्यवस्था क्या है, जमीन की, कृषि की, ये सारी व्यवस्थाओं के बीज हम इकट्ठा कर सकें, तो वो हमारा एक काम है। अभी प्रणव पूछ रहे थे कि आज के समय में करने वाले काम क्या है, तो उसमें एक महत्वपूर्ण काम ये है। और बीज हमारे यहाँ तो खाली योनि ही 84 लाख योनि है, तो और फिर व्यवस्थाओं के आप बीज सोचिए कितने सारे हैं। तो बहुत बड़ा काम है, ऐसा नहीं है कि बहुत छोटा काम है। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये बात है कि ये कभी भी निराशाजनक काम इस सेंस में नहीं है कि आप 2 बीज भी रक्षा कर रहे हो तो भी आपके लिए संतुष्टि है, और हजारों और लाखों बीजों की रक्षा कर रहे हो तो भी संतुष्टि है। तो इस काम में कभी निराशा आने वाली बात नहीं है, और कभी ये वाली बात नहीं है कि हम ये नहीं कर पाए, ये नहीं कर पाए। तो ये पूरा बीज रक्षा का जो काम है, उसी दृष्टि से आश्रम भी वहाँ संचालित हो रहा है। तो हमारे अध्ययन अध्यापन की क्या व्यवस्थाएं रही हैं, घर निर्माण की व्यवस्थाएं क्या रही हैं, घर संचालन की व्यवस्थाएं क्या रही हैं, हमारा किचन, रसोई की व्यवस्थाएं, छोटी छोटी चीज़ों से चालू होके हर सारी चीज़ में हम ये देख सकते हैं कि हमारी व्यवस्थाएं किस रूप में रही हैं। क्योंकि ये बहुत महत्व की चीज़ है, जो सारी बात प्रोफेसर राजू और प्रोफेसर पांडे कह के गए हैं कि हम या तो पूरी तरह से इसमें प्रतिष्ठित होंगे या पूरी तरह से इसमें प्रतिष्ठित होंगे। या तो पूरी तरह से वेस्टर्न होगा, पूरी तरह से जो आधुनिकता और पाश्चात्यता विकास की जो वर्तमान अवधारणा है उसके साथ हम लोग चलेंगे, या फिर पूरी तरह से हमारी परंपरा के अनुसार चलेंगे, तभी जाके इसकी प्रतिष्ठापना हो सकेगी। तो उस दृष्टि में हमको देखना होगा कि ये क्या क्या चीज़ें हैं, कितनी तरह की चीज़ें हैं। आज वर्तमान में मतलब हम देखें तो बहुत बड़ा, उसी चीज़ में देखें तो बहुत बड़ा एक द्वंद्व सा चलता है। हम लोग 2 तरह के कॉन्सेप्ट में जी रहे हैं। मतलब मॉडर्न कॉन्सेप्ट में तो ये मॉडर्निटी और आधुनिकता वाली बात आती है, लेकिन हम दूसरी अपनी दृष्टि से देखें तो हमारे इवोल्यूशन के मामले में भी हम लोग 2 तरह की सोच रखते हैं। एक तो हम लोग ये सोचते हैं कि पहले पाषाण युग था, फिर ताम्र युग हुआ, फिर लौह युग हुआ, और अब कलयुग आया हुआ है, मशीन का युग है ना, कंप्यूटर, एआई और ये सारा चीज़। ये एक अति खराब स्थिति से एक अति उन्नति स्थिति की ओर तरफ जा रहे हैं। लेकिन एक दूसरी परिकल्पना है जिसमें हम कहते हैं कि पहले सतयुग था, फिर त्रेता युग हुआ, फिर द्वापर युग हुआ, फिर कलयुग हुआ। एक अति उन्नत परिस्थिति से हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो ये हम हमारे बीच में बड़ा द्वंद्व चलता है। हम इसमें भी अपने आप को फिट पाते हैं, इसको भी अपने को फिट पाते हैं। तो ये दोनों का क्लैश है, ये हमको थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि द्वंद्व जब तक रहेगा हम कुछ कर नहीं सकते। द्वंद्व से निकलना, द्वंद्वातीतम जो है वो बहुत महत्व चीज़ है। इस द्वंद्व में हम लोग जब रहेंगे तो बहुत मुश्किल होगा। और उस द्वंद्व के हिसाब से हमारी क्या युग धर्म है, हमारा आज के समय में हमारा क्या धर्म है, हमारी क्या रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कर्तव्य है, उसको हम चिन्हित नहीं करेंगे, तब तक ये फिर ये द्वंद्व चलता रहेगा। और हम दोनों, जो बढ़िया हिंदी में एक कविता है कि 2 नावों में आप पैर रखने जैसा है, 2 नावों में पैर रखने जैसा है। या कबीर का एक दोहा है कि 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई, चक्की चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। चक्की जो चलाते हैं ना, उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक ऊपर एक नीचे वाला, उसके बीच में कुछ साबुत नहीं रहता है। तो आप या तो इस तरफ हो जाओ या उस तरफ हो जाओ, या दुबक के बीच में रह जाओ, तो ही जाके आप बच पाओगे। नहीं तो ये पूरी तरह से हम पिस के रह जाने वाली स्थिति रहेगी। तो द्वंद्वों से निकलना और इस तरह से अपनी चीज़ को पहचानना, ये बहुत महत्व की चीज़ है आज के समय में मुझे जो समझ में आती है।
दूसरा एक और जो महत्व का चीज़ है जो मेघना जी भी पूछ रही थी और बातचीत हो रही थी कि आज के समय में क्या होना है, उसमें एक बहुत महत्व का बीज रक्षा के साथ साथ दूसरा जो काम हमको करने की समझ में आता है, जो हम लोग वहाँ करने की सोच रहे हैं, वो है स्मृति जागरण। आज हम बहुत सारी चीज़ें भूल गए हैं और ये भूलना जो है ये क्षणिक है। मतलब शेर के बच्चे को आप यदि बकरियों के बीच में पैदा करेंगे, रखेंगे, पालेंगे तो बहुत हद तक भूल जाता है वो चीज़ें, लेकिन फिर उसके बाद आप उसको स्थिति का एहसास दिलाते हैं तो वो आसानी से उस चीज़ों को पहचानता है। एक बहुत बढ़िया कहानी गुरुजी सुनाया करते थे। एक बार एक राजा हुए प्रसेनजीत, तो उनका एक बहुत बड़ा हाथी हुआ करता था। वो हाथी बहुत युद्धों में उसने जीत दिलाई थी, बहुत ही मतलब शाही हाथी था, उसको शाही दर्जा प्राप्त था वो। लेकिन समय के साथ बूढ़ा हो गया और जब वो बूढ़ा हो गया तो रहता था, वो युद्धों में तो जाना बंद हो गया उसका, तो धीरे कभी कभार उसको निकालते थे, ले जाते थे, टहलाते थे। एक बार उसको नहलाने के लिए तालाब लेके गए और जब तालाब में लेके गए तो वो तालाब में जो बैठा तो फिर उठ नहीं पाया, बड़ी उसकी स्थिति गड़बड़ हो गई। तो बहुत लोग परेशान हुए, क्या करें, कहाँ करें, अलग अलग तरह से कोई भाला से कर रहा है, कोई उसको लालच देके केले वेले खिला रहा है, कोई और चीज़ें कर रहा है। तो ऐसे बहुत तरह के उसको लालच दिए गए, तो जिसके माध्यम से उसको कि निकल आए वो कम से कम बाहर, लेकिन वो निकला नहीं। तब फिर राजा भी परेशान, राजा भी आके देखे 2 दिन से उसका रेस्क्यू ऑपरेशन टाइप का चल रहा था कि किस तरह से उसको किया जाए। फिर किसी ने बताया कि इसको चलाने वाला जो महावत है वो भी अभी है, तो उसको बुलाया जाए। तो महावत आया, तो महावत आके वो भी बहुत परेशान हुआ, देखा उसने कि इस स्थिति में है। तब फिर उसने बोला कि भाई कुछ और नहीं, ये युद्ध की दुंदुभी बजाई जाए, युद्धभेरी, रणभेरी, तो रणभेरी बजाई जाए। तो सब लोग आश्चर्यचकित हो गए कि भाई ये यहाँ रणभेरी का क्या यहाँ काम आ गया। लेकिन जैसे ही फिर वो रणभेरी बजाई गई तो वो हाथी एकदम से अंगड़ाई लेके उठ खड़ा हुआ और अपने ही आप से, मतलब उसको कुछ करना नहीं पड़ा, तो बाहर आ गया। तो हमको भी, हम सारे समाज के लिए ये रणभेरी बजानी पड़ेगी कि हम कौन हैं, क्या रहे हैं, किस तरह की चीज़ें रही हैं। हमारा पूरा हनुमान जी का जो वाकया है वो यही चीज़ है, उनको भी हमने, जानमन जी ने और बाकी सारे लोगों ने उनका स्मृति जागरण ही कराया। तो ये छोटी छोटी चीज़ों से हम यदि अपने आप को जानते हैं कि हम क्या हैं, कैसे रहे हैं, किस तरह से ये सारी चीज़ें होती रही हैं, तो हम हमारा जो परिवर्तन हुए 7-8 पीढ़ी का ही है कुल मिला के ना। तो 7-8 पीढ़ी, इतने बड़े इतिहास में, इतने बड़े अतीत में 7-8 पीढ़ी कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है। तो 7-8 पीढ़ी में आदमी बहुत सारी चीज़ें भूल जाता है, लेकिन भूलता ही है, हमारा स्वरूप पूरी तरह से अंदरूनी बदलता नहीं है। तो उसको हमको याद दिलाने की ज़रूरत है, जहाँ जहाँ निरंतर जितना ज़्यादा, और जहाँ इस तरह की जो बातचीतें हो रही हैं, छोटे और बातचीतें हो रही हैं, जितना ज़्यादा हम ये सब काम करेंगे तो वो सारी चीज़ें इस चीज़ को प्रतिष्ठित करेंगी, हमारी जो सोच है उसको प्रतिष्ठित करेंगी, इस द्वंद्व को दूर करेंगी और हम पहचान पाएंगे, जान पाएंगे कि हम हैं कौन। तो मेरे ख्याल से मैं इतनी ही बात करता हूँ, फिर बाद में दूसरे सत्र में बात होगी। धन्यवाद।